सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट, जो साउंड है आज बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साउंड जो है बेटा आज बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बता दो सभी लोग। एकदम दौड़ रहा होगा आज तो साउंड। बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है ना? एकदम मस्त आ रहा है। चलो, सो बेसिकली हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस किया था COL क्या होता है, COA क्या होता है, COM क्या होता है, COV क्या होता है और COG क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बेसिकली इससे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है, वो किस तरीके से बनता है, उन सब चीजों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। मान लीजिए एक रॉड आपको दी गई है कुछ इस तरीके की, ऐसी ऐसी लग रही है। एक और रॉड हमें मिल गई कुछ ऐसी, और ये देखिए कुछ इस तरह की। क्लियर? देखिए इसको मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस रहा होगा, मान लीजिए बस ये रहा होगा आपके पास वाई एक्सिस, और क्या दे रखा है हमें? ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ टू लाइन सिस्टम। इसके लिए बेटा हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। टू लाइन सिस्टम के लिए हमें क्या करना है? सेंट्रॉइड फाइंड करना है। ये हमारे पास में L1 उसने बोला है, और L1 क्वेश्चन में दिया गया है 2 मीटर। ये बेटा आपके पास में L2 है और इसके लिए उसने दिया है 4 मीटर। इसके लिए हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? कंप्लीट सिस्टम के लिए आपको क्या करना है बेटा? सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस L1 के लिए COL फाइंड करेंगे, सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो सेंट्रॉइड होता है वो तो मिड पॉइंट पर होगा। तो आप कहेंगे सर इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और x1 जो होगा वो होगा आपके पास में L1/2, और y1 जो होगा वो होगा 0। बोलिए यस और नो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? सर इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो होगा x2, y2, और x2 होगा 0 और y2 होगा L2/2। क्लियर है? तो आपने यहां पर लिख दिया कि सर x1, y1 इक्वल्स टू आ रहा है आपके पास में L1/2, 0, और L1 हमारे पास में 2 मीटर, सो ये बन जाएगा 1, 0। अगर आप देखेंगे यहां पर ये बनेगा x2, y2 इक्वल्स टू 0, L2/2 इक्वल्स टू, ये बेटा बन जाएगा आपके पास में 0, 4/2। सो 4/2 मतलब 2, 4/2 मतलब 2, ये 0, 2 आपके पास में बन जाएगा। तो ऐसे में अब आप फाइंड करने चाह रहे हो पूरे सिस्टम के लिए। तो पूरे सिस्टम के लिए जो x बार होगा, x बार किसके लिए? पूरे सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेट। अगर आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे हो तो कैसे दोगे आप? यहां पर आप दोगे यहां पर L1 x1 प्लस L2 x2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। यही तरीका था आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैंने बताया था। सो L1 की अगर आप बात करेंगे तो L1 है 2 और x1 है 1, प्लस L2 है 4 पर x2 है 0, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। सो ये आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 1/3। इसी तरीके से अगर आप फाइंड करेंगे बेटा y बार, तो y बार के लिए क्या बोला गया था? L1 y1 प्लस L2 y2 डिवाइडेड बाय
L1 plus L2 equals to what is L1? once again L1 is 2, y1 आपके पास कितना है बेटा 0 प्लस L2 आपके पास में कितना है, L2 है 4 और y2 आपके पास में कितना है, y2 है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। सो ये बन गया आपके पास में बेटा 8 डिवाइडेड बाय 6, सो 4/3। सो अगर आप देखना चाहें बेटा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स तो x बार y बार इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास में 1/3, 4/3, 1/3, 4/3। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हो गया हो तो बेटा नोट कर लीजिए। फिर अगर आपको क्लियर हो गया हो तो नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि सर ये L/2 कैसे लिया यहां पर, वो भी अभी मैं बता दूंगा, वो भी अभी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। बेटा ये बात मत बोला करो, फिर से समझा दो। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि रिपीट नहीं करेंगे चीजों को, अगर आपका कोई डाउट है तो वो बता देंगे। कितना क्लियरिटी के साथ देखिए यहां पर लिखा गया है x बार का ये फॉर्मूला होता है, इसमें L1 जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है 2 मीटर, x1 जो है वो आपके पास में कितना दे रखा है 1, L2 दे रखा है, x2 दे रखा है, वैल्यूज पुट करो इसके अंदर। वो इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं क्योंकि अगर आपके लिए रिपीट करेंगे तो फिर कोई ना कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर मेरा नेट खराब हो गया, आप मेरे लिए रिपीट कर दीजिए, तो फिर हम लोग रिपीट ही खेलते रह जाएंगे। इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, और अगर उसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप डाउट पूछिए कि सर ये वैल्यू कैसे आई, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर आप कहेंगे कि सर ये रिपीट कर दो, तो वो आप अपना समय वेस्ट कर लेंगे, और ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हर एक का टाइम यूटिलाइज हो। हाँ, और ये प्रिंस तो वेट ही यही करता रहता है कि कब मैं वापस रिपीट करवाऊं। ऑनलाइन क्लास को आगे लेकर चलना, इसके लिए भी एक जिम्मेदारी भरा काम करना पड़ता है, वरना ये ऑनलाइन के दुष्ट बच्चे जो होते हैं, ये सर लिखा नहीं वहीं पे रह जाओ, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, सर मेरा नेट खत्म हो गया, सर मैंने लेट ज्वाइन किया, बहुत सारी चीजें होती है। मेरा नेट रुक गया, फोन आ गया था, मैं चाय पीने चला गया था, क्योंकि सर आप देख तो सकते नहीं, एक क्लास में बंद कर नहीं सकते तुम्हें, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से समझिए चीजों को, अगर डाउट रहता है तो पूछिए। और रिपीट टेलीकास्ट के लिए आपके पास में रिकॉर्डिंग आएगी, तो आप उसको कितनी बार भी रिपीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुझे पूरा 1 घंटे 40 मिनट मतलब 100 घंटे कंटेंट डिलीवर करने दो। ये देखो सुबह सुबह ये क्लास में घुसते ही ये प्रिंस अपने इमोजीज भेजने लग गया। नोट होते बेटा डन लिख कर भेजिए। देखो एक और राज की बात बताता हूं, सर यहां पर ऐसे कितनी रॉड है, 2 रॉड है, आप काउंट कर पा रहे हो ना, काउंट कर पा रहे हो, इसलिए आपने यूज किया x बार इक्वल्स टू समीशन Li xi डिवाइडेड बाय समीशन Li, y बार इक्वल्स टू समीशन Li yi डिवाइडेड बाय समीशन Li। ये फॉर्मूला कैसे यूज किया आपने, क्योंकि सर 2 रॉड है और दोनों रॉड जो है हमारे पास में वो काउंटेबल है तो फिर समीशन यूज करेंगे ना।
अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर ये आपने L/2 ही क्यों लिया। चलो मान लेते हैं कि हमने तो याद कर रखा है, पर आपके पास क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल है बेटा, इसका भी एक्सप्लेनेशन हमारे पास में है। देखो जरा ध्यान से, ये मान लीजिए आपकी एक रॉड है और ये मान लो आपने एक्स एक्सिस बना लिया, ऐसे ही कुछ भी कर सकते हो आप लोग। ये वाई एक्सिस, एक्स और ये है बेटा वाई। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें, यार आदित्य तुम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। मैंने आपको कहा था अगर कोई बच्चा डन लिखता है और आपका नहीं हुआ तो आप नो लिखो, तभी तो मैं रुकूंगा। अब मैं ऐसे ही क्यों रुका रहूंगा? अब देखो आप थोड़ा सा चीजों को समझो यार। अब आप पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग जेईई की तैयारी कर रहे हो, इतनी सी बात अगर आप नहीं समझ पाओगे तो बताओ, जब सभी लोग डन लिख रहे हैं तो मैं क्यों स्क्रीन एक ही स्लाइड पे खड़ा रहूंगा? मैं आगे बढ़ूंगा ना फिर। देखिए अब यहां पर फोकस कीजिए, और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आखिरी में मैं स्क्रीनशॉट भी देता हूं सेफ्टी के लिए कि भाई किसी का कोई पॉइंट रह नहीं जाए। अब फोकस करो, ये आपने ओरिजिन मान लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में वाई एक्सिस है। हमने कहा कि सर इसका मुझे सेंट्रोइड फाइंड करना है, तो ऑफकोर्स एक लेंथ है तो सेंटर ऑफ लेंथ ही फाइंड करोगे आप। कैसे फाइंड करोगे? आपने कहा सर एक एलिमेंटल पार्ट ले लो dx, बहुत छोटी सी लेंथ ले लो, एक dx लेंथ ले लो। इसकी जो पूरी लेंथ है बेटा वो कितनी है? l। इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है बेटा? l। हमने क्या लिया? एलिमेंटल लेंथ ले लिया हमने, यहां पर एलिमेंटल लेंथ ले लिया। तो हमने कहा कि अगर एलिमेंटल लेंथ ले रहे हैं और उसके बाद में अगर मैं सेंट्रोइड इसका फाइंड करना चाहूं, तो बताओ ऐसे कितनी एलिमेंटल लेंथ इसके अंदर है? सर अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते हम। काउंट नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे सेंट्रोइड फाइंड करेंगे? इंटीग्रेशन x dl, इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां पर x कोऑर्डिनेट और कितनी लेंथ आपने ली है? आपने पहले लिखा था dl, फॉर्मूले में dl लिखा था, लेकिन आपने कितनी लेंथ अज्यूम कर रखी है? dx। आप dl भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर dl लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कितना अज्यूम किया यहां पर? dx। इस वजह से मैंने उसको मिटा के वापस क्या कर दिया? dx। डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dl होता है। आपने dl अज्यूम नहीं किया, आपने dx अज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार सभी स्टूडेंट्स बोल दो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से। जल्दी से। है ना? अब हम लोग इस पॉइंट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे दोबारा। सो ये आपके पास में सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सो हमने कहा कि सर कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये जो आपने dx लिया है, आपको इसका सेंट्रोइड थोड़ी फाइंड करना, आपको इस पूरी लेंथ का सेंट्रोइड फाइंड करना। तो हमने कहा dx की लिमिट पुट कर दो, यहां से 0 से l तक, ये लिमिट आपने पुट कर दी 0 से l तक। सेम यहां पर भी जाएगा, 0 से l तक के लिए फाइंड कर रहे हो ना आप, तो ये बन जाएगा, देखिए x का इंटीग्रेशन x² / 2, लिमिट क्या आ गया आपके पास? 0 से l। यहां देखिए यहां तो कोई भी नहीं है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और x की लिमिट 0 से l। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे x बार, तो x बार आपके पास में कितना आ रहा है? l² डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय l। सो एक l से एक l कट गया और ये बन गया आपके पास में l/2। तो x बार कितना आ रहा है बेटा? l/2। और बाय द हेल्प ऑफ सिमेट्री क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट है, अगर इसका सेंट्रोइड यहां पर कहीं पर भी लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या पुट करेंगे? 0। तो आपने यहाँ पर इसी फॉर्मूले की मदद से बोला कि ये l/2 0 होगा और ये 0 l/2 होगा। तो बाय द हेल्प ऑफ सिमेट्री हमने क्या बोल दिया यहाँ पर? y बराबर क्या होने वाला है? 0। बोलो यस और नो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है सभी स्टूडेंट्स? इतनी बात बेटा आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो आप देखिए लास्ट केस में मैंने समीशन यूज किया था, क्योंकि 2 काउंटेबल बॉडीज थी आपके पास में, यहां सिर्फ एक की जिसके अंदर आपने एक एलिमेंटल पार्ट लिया, और ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंटल पार्ट हो सकते हैं। इंटीग्रेशन नहीं आता, कैसी बात कर रहे हो यार? xn का इंटीग्रेशन, ओ माय गॉड, क्या होता है? xn+1 डिवाइडेड बाय n+1। बोलो भाई, रजत बताओ। हाँ चलिए नोट कर लीजिए इसे।
ऐसे कैसे चलेगा भाई रजत, ये तो याद होना चाहिए, और नहीं भी याद तो आप सर ने बता दिया, अब आगे से आपको याद रहेगा उम्मीद करता हूं मैं। नोट करके डन लिख के भेजिए। डन। ओके, प्रिंस बोल रहा है नो। प्रिंस डन। अब देखिए अब कोई नहीं बचा है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सेंट्रॉइड ऑफ लाइन बोल सकते हो आप इसे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब आप लिख रहे हो यहां पर सेंट्रॉइड ऑफ सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क, किसी सर्कुलर आर्क का सेंट्रॉइड जो है वो कैसे फाइंड किया जाएगा, देखो जरा ध्यान से। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए बेटा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक सर्कुलर आर्क है, ये हमने इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, यहां से कनेक्ट कर दिया। ये इधर एक एंगल बना रहा है कितना, अल्फा, इधर एक एंगल बना रहा है कितना, अल्फा। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 अल्फा। ये जो लेंथ, ये मान लीजिए इसकी रेडियस r है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक एलिमेंटल पार्ट लेना पड़ेगा। ये हमने ले लिया एलिमेंटल पार्ट। अगर एलिमेंटल पार्ट लिया है तो ये जो एंगल आएगा ये बहुत छोटा आएगा, डी थीटा। किस एंगल पर आपने लिया है, थीटा एंगल के ऊपर। आप थीटा एंगल पर गए बेटा और डी थीटा एलिमेंटल पार्ट यहां पर ले लिया। सो वो एलिमेंटल पार्ट रहा होगा ये। इस आर्क की लेंथ कितनी है, हमने कहा इस आर्क की लेंथ बहुत कम, dl। इस आर्क की लेंथ क्या है, बहुत कम, dl। तो देखिए 2 कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने होते हैं, एक होगा x बार और एक होगा y बार। देखिए ये जो वर्ड है सेंट्रॉइड, ये एक्चुअल में सेंटर से ही तो आया है, लेकिन क्योंकि यहां मैटर नहीं है इसलिए हम लोग यूज करते हैं सेंट्रॉइड। तो अगर आप देखेंगे y कोऑर्डिनेट की, तो x एक्सिस के ऊपर जितना आर्क है उतना ही नीचे आर्क है। इसका मतलब अगर कहीं पर भी आपका सेंट्रॉइड होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से सपोज कहीं पर भी अगर आपका सेंट्रॉइड होता है तो y कोऑर्डिनेट तो उसका हमेशा क्या रहने वाला है, 0 है। y कोऑर्डिनेट जो है उसका हमेशा क्या रहने वाला है, 0। तो बाय द हेल्प ऑफ सिमेट्री y आपके पास क्या आ जाएगा, 0। सेंट्रॉइड यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, कहीं पर भी हो, ऐसी कंडीशन में इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। सर इधर उधर क्यों नहीं हो सकता, अरे भाई सेंट्रॉइड का मतलब है सेंटर। तो जो सेंटर है आपका, सेंटर वर्ड यूज नहीं कर रहे क्योंकि मैटर नहीं है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग तो वही आ रहा है ना उसका। तो जो सेंटर है आपका वो देखिए एक्स एक्सिस के उधर जितना आर्क है उतना ही आर्क इधर है। इसका मतलब सेंट्रॉइड इसी लाइन पर कहीं पर होगा और इस लाइन पर होगा, तो y आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो x की अगर हम लोग बात करेंगे तो x के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन x
dl डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dl। अब देखिए, अगर मैं इस एलिमेंटल पार्ट के लिए x और y को डिफाइन करना चाहूं, अगर इस एलिमेंटल पार्ट के लिए मैं x और y को डिफाइन करना चाहूं, देखिए ये r है तो ये क्या बन जाएगा r cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा r sin थीटा। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सभी स्टूडेंट्स बेटा इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? तो हमने कहा कि सर ये आपके पास x हो गया और ये आपके पास y हो गया, तो इंटीग्रेशन x कितना है r cos थीटा। अब ये dl क्या होने वाला है? देखिए बेटा यहां से यहां तक r है, ये एंगल d थीटा है, तो ये कितना होगा dl r d थीटा। सो ये बन गया बेटा आपके पास में r d थीटा। अब ये एलिमेंटल पार्ट है, हमको यहां से यहां पूरे r के लिए फाइंड करना है, तो ये माइनस अल्फा हो गया क्योंकि ये इधर जा रहा है ना बेटा क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये प्लस अल्फा। सो आपने बोल दिया कि एंगल जो है वो इधर से इधर नहीं है, पहले इधर से जाओ नेगेटिव अल्फा, फिर इधर से जाओ पॉजिटिव अल्फा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, ये एंगल देने का तरीका होता है इसमें। इंटीग्रेशन dl को आपने फिर लिखा r d थीटा और यहां पर लिख दिया माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। सो ऐसे में आपके पास में देखिए r स्क्वायर बाहर आ गया, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा माइनस अल्फा से प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय r बाहर आ गया और अंदर बचा थीटा और लिमिट है माइनस थीटा से प्लस थीटा। देखिए एक r से एक r कट गया, ये बन गया आपके पास में r। अंदर जब अल्फा पुट करेंगे तो ये आ गया साइन अल्फा, माइनस ऑफ साइन अल्फा क्या बन जाएगा बेटा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस अल्फा। सो ओवरऑल ये बन रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है 2r साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा, जिसमें 2 से 2 कट जाएगा और ये बन गया r साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, r साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो जो सेंट्रॉइड आ रहा है बेटा वो आ रहा है x बार कॉमा y बार इक्वल्स टू r साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा कॉमा 0। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं तो स्टार्टिंग इस वजह से डिराइव करके बता रहा हूं, पर इन फ्यूचर आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। बोलिए यस और नो एक बार जल्दी से। सो अगर थोड़ा बहुत आपको इस कैलकुलेशन में दिक्कत आ भी रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर ये रिजल्ट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मैं तो इसीलिए थोड़ा सा सॉल्व करके बता रहा हूं कि आपके दिमाग में एक अप्रोच भी आ जाए कि कैसे आते हैं ये रिजल्ट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट करके बेटा डन लिख कर भेजिए।
डन 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 डनाडन आने लग गया। सर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे इतना बड़ा बड़ा तो लिखा हुआ है भाई, 0 होगा। ये देखो आदित्य ने भी बता दिया, अब तो शुरुआत ही वहीं से की थी हमने। लेट आए हो क्या नितिन आज तुम? वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट, अरे प्रभु वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं। सेंट्रोइड एक पॉइंट होता है जो कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़े वाई एक्सिस पर हो। अब वो पॉइंट ही एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसको वाई एक्सिस पर कैसे लिखोगे? सेंट्रोइड एक पॉइंट है जो कहीं पर भी हो सकता है, तो इस बॉडी के लिए हमें इस जगह पर मिल रहा है। अब यहां कैसे लिखोगे जब इस जगह सेंट्रोइड ही नहीं है? देखो अब इस रिजल्ट के अंदर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तुम भी नितिन, नितिन है कौन है ये? नीतीश। नीतीश कैसी बात करते हो यार, आशुतोष सर को बुलाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। मान लीजिए बेटा, अगर एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। वो बोलेगा कि एक आर्क आपके पास में, सर्कुलर आर्क है, जो यहां से π/4 एंगल बना रहा है और इधर से भी π/4 एंगल बना रहा है, ये रेडियस r है। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में x बार या सेंट्रोइड, वो बोल रहा है सेंट्रोइड कितना होगा, सेंट्रोइड क्या होगा। तो देखो भाई ये आर्क जो है ये जितना x एक्सिस के ऊपर है उतना ही x एक्सिस के नीचे है, तो y बार 0 हो गया। अरे नितेश सुनो, ये देखो y कैसे 0 हुआ। ठीक है, अब हमें चाहिए x। सर x होता है r साइन एल्फा बाय अल्फा। तो अब अगर आपने ऐसा लिख दिया r साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 डिग्री, तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एल्फा एंगल जो है बेटा वो रेडियन में पुट करना है। यहां तो भले ही पुट कर दो कोई दिक्कत नहीं है 45 डिग्री पर, यहां π/4 लिखना है। तो ये बनेगा आपके पास में 4r डिवाइडेड बाय पाई, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये बन जाएगा 4r डिवाइडेड बाय π√2। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हो, 2√2r डिवाइडेड बाय पाई। चाहो तो और सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप आंसर को छोड़ सकते हो। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में 2√2r π,0। समझ गए इतनी बात? अब अगर इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम लोग करें तो सर कैसे मॉडिफिकेशन हो सकता है, जरा समझाओ। ये जनता जानना चाह रही है ना? जानना चाह रहे हो ना तुम लोग, या नहीं जानना चाह रहे हो?
नहीं जानना चाह रहे तो खत्म कर दे इसको। एक्स एंड वाई, ये सर्कुलर आर्क है, ये नहीं है, अब थोड़ा बड़ा बनाते, ये सर्कुलर आर्क है जो ऑलमोस्ट सेमी सर्कल हो चुका है। तो इधर एंगल कितना है बेटा, π/2, इधर एंगल कितना है, π/2। सर एक्स एक्सिस के ऊपर जितना है उतना ही वाई एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे दिखाई दे रहा है, तो वाई बार अगेन 0। अब बात करते हैं एक्स बार। एक्स बार होता है सर r साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। हमने कहा एंगल तो 90 डिग्री दिख रहा है, साइन π/2 डिवाइडेड बाय π/2, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में 2r/π, साइन 90 कितना होता है 1। सो ये कितना हो गया, x बार कॉमा y बार इक्वल्स टू 2r/π, 0। बोलो जल्दी से, बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से एकदम, ताकि यहां तक मेरे पास आवाज पहुंच जाए आप लोगों की और मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को सब समझ में आ गया है। ये x है, ये y है। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, प्रिंस बोल रहा है कि सर इसको y एक्सिस पे बना के बताओ ना एक बार। तो ये प्रिंस के लिए देखो बेटा, ये π/2, ये देखिए बेटा ये भी π/2, ये रेडियस r। तो हमने कहा इस बार y एक्सिस के इधर जितना पार्ट उतना ही पार्ट इधर है, तो x बार 0 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, सेम होगा बेटा y r साइन अल्फा बाय अल्फा। तो ऐसे में ये बन जाएगा बेटा r साइन π/2 डिवाइडेड बाय π/2। तो y बार जो है 2/π r। सो कोऑर्डिनेट जो है 0, 2r/π बनेगा। बोलो यस और नो, यस और नो, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम में बेटा ये केस आएंगे, ध्यान रखना, जब आएंगे उस टाइम पर तुम मुझे याद करोगे, ठीक है? एक और देख लो, लास्ट केस जो बन सकता है यहां से। मान लो तुम लोग टाइम से पूजा वूजा नहीं कर रहे हो, भगवान को याद नहीं कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। कैसा? अब दिक्कत हो गई, जो एक्सिस है उसके उधर और इधर इक्वल पार्ट आता तो एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, पर ऐसा हो नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में आप एक इमेजिनरी एक्सिस बनाओ यहाँ पर, मतलब एक और एक्सिस अपनी इच्छा से ड्रॉ कर लो। इसको ड्रॉ करने से आपने कहा कि सर इसके इधर π/4 है और इसके इधर π/4 है। तो अगर इसका सेंट्रॉइड मैं फाइंड करूंगा तो यहां कहीं आएगा, इसको पॉइंट C बोल दो, ये पॉइंट O है। तो हमने कहा ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपने कहा सर ये OC डिस्टेंस जो होती है, OC डिस्टेंस जो होती है ये होती है r साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। सर कैसे पता? अभी सर आप ही ने तो बताया, आप ही ने तो बताया। अभी देखो ये इस तरीके का अगर हमारे पास में कोई भी आर्क होता है और उससे कोई एक्सिस जा रही हो तो उसका सेंट्रॉइड है ना यहाँ कहीं होता है, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस होती है इतनी, है ना? तो अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, खुद से एक इमेजिनरी एक्सिस बना के बोल दिया कि यहाँ पर सेंट्रॉइड होगा। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड होगा तो OC की डिस्टेंस कितनी होगी, इतनी डिस्टेंस होगी ना। तो r साइन अल्फा कितना है बेटा, π/4, π/4। सो ये कितना हो रहा है आपके पास में, 4r डिवाइड बाई पाई 1/√2। सो ये आ रहा है 2√2 डिवाइड बाई पाई r, ऐसा कुछ आ रहा है। तो हमने कहा सर कोऑर्डिनेट्स लिखना है, कोऑर्डिनेट्स। अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो हमने कहा x बार कितना होगा, OC का cos कंपोनेंट, OC cos π/4। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूं। सो OC कितना है बेटा, 2√2 r/π। cos π/2 इज 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा 2r/π। ये कितना आ गया आपके पास में, 2r/y। अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये बन जाएगा OC sin π/4। देखिए ये OC है तो इसका cos और इसका sin कंपोनेंट ले लो। सो ये भी कितना आएगा बेटा, 2√2 r/π √2। तो ये बन गया बेटा 2r/π। बोलिए एक बार जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो x, y सेंट्रॉइड जो आएगा x बार, y बार, ये कितना आएगा आपके पास में
2r/पाई कॉमा 2r/पाई। होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो इससे ज्यादा एग्जाम्पल की आपको जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, सबसे पहले ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। ये अपने आप में क्वेश्चंस बन गए देखो आप लोगों के लिए। तो नोट हो गया सभी का? डन। नहीं हुआ अभी? ठीक है, नोट कर लो।
डन। चेंज कर दें, आप कोई नो बोलने वाला नहीं है? चलो इसे भी नोट कर लो। अरे सूरज आ गया, ये देखो, तुम बोल रहे थे सूरज नहीं आया। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है। जो जो आप केस देख रहे हो उसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा कि इस केस के लिए सेंट्रॉइड क्या होगा। देखो आपको पता होगा 6 तारीख को एनएचपीसी का एग्जाम है। हाँ, आप में से कितने लोग ये एग्जाम देने जा रहे हैं? तो बेसिकली 4 अप्रैल को 5 बजे से हम लोग एक मैराथन सेशन लेकर आ रहे हैं। एक ही दिन रहेगा वो, जिसके अंदर हम पूरा मैकेनिकल का जो भी फॉर्मूला वगैरह सब कुछ उसको रिवाइज करवा देंगे। क्लियर है? तो अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार इस सेशन को देखकर फिर जाना, ताकि आपको जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है सारे फॉर्मूले वगैरह सब आपको एक बार रिकॉल हो जाए। एक बार वो रिकॉल हो जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर आप लोग थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है? जिसके अंदर सब कुछ हम लोग रिकॉल करवा देंगे आपको एक ही क्लास के अंदर। ये नोट हो गया? एक बार बताओ बोर्ड पर जो लिखा हुआ है। नहीं हुआ? नोट कर लीजिए। डन, बढ़े आगे। ये जो केस था आपके पास में, ये सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ की चर्चा हो रही थी। अब सेंट्रॉइड ऑफ एरिया पर हम लोग बात कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के ऊपर। सेंट्रॉइड ऑफ एरिया की अगर हम लोग बात करें, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया की अगर हम लोग बात करें, तो इस सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के अंदर हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर एरिया ले रहे हैं। रेक्टेंगुलर एरिया, सबसे पहले हम लोग यहां पर एक रेक्टेंगुलर एरिया ले रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर एरिया जो आप देख पा रहे हो कैसा हो सकता है, ये देखिए।
ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, एक्स और यहां पर आ गया आपके पास में वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके लिए इसको b मान लिया और इसको h मान लिया। तो अगर हमें फाइंड करना है इसका सेंट्रॉइड, अगर हमें फाइंड करना है इसका सेंट्रॉइड, तो हमने एक एलिमेंटल लेंथ कंसीडर की है यहां पर। ये एलिमेंटल लेंथ जो मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा, ये यहां से y डिस्टेंस के ऊपर है और इसकी जो थिकनेस है वो है dy, ये अभी भी b है। ठीक है, सो ऐसे में अगर मैं फाइंड करना चाहूं y बार और x बार, तो पहले मैं y बार फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि y लेंथ के ऊपर हमने, y डिस्टेंस के ऊपर हमने कंसीडर किया ना। तो ये होगा आपके पास में इंटीग्रेशन y dA, ये होता है फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन। क्लियर है, ये बन जाएगा आपके पास में इसको dA हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ dA। इसको अगर हम लोग सिर्फ dA लिखे तो बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए dA जो है, ये एरिया आपके पास में क्या होगा, इसका एरिया, ये जो एरिया ना बेटा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया देखिए dA इक्वल्स टू b dy। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो ये बन गया बेटा y b dy इंटीग्रेशन y तो इसमें है नहीं, ओनली b dy। सो y 0 से लेकर h तक वेरी कर रहा है। 0 से h तक अगर आप कंसिडर कर लोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा 0 से h। तो देखिए यहां से b बाहर आ गया, y का इंटीग्रेशन बन जाएगा y स्क्वायर बाई 2, यहां b बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा y, लिमिट 0 से h, लिमिट 0 से h। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो y बार आ रहा है वो हमारे पास में कितना बन जाएगा, b से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बनने वाला है h स्क्वायर बाई 2, नीचे बनेगा ओनली h, तो ये आ रहा है बेटा h बाई 2। और इसी तरीके से अगर आप x बार फाइंड करेंगे तो ये x बार आ जाएगा b बाई 2। सो ओवरऑल बेटा अगर आप देखेंगे तो जो सेंट्रॉइड आएगा x बार कॉमा y बार इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा आपके पास b बाई 2 कॉमा h बाई 2। बोलिए इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई सभी स्टूडेंट्स को? सो एट द लास्ट ये सारी चीजें आपको याद तो रखनी पड़ेगी, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यार आपको बेसिक डेरिवेशन समझ में भी आ जाए कि कैसे फाइंड किया जा रहा है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करके डन लिखकर भेजिए। सिक्स क्या हुआ भाई, 6 कैसे लिख रहे हो? डायरेक्ट 6 नंबर का फॉर्मूला बताएं। पहली लाइन समझ नहीं आई? ये एरिया के लिए y बार कैसे लिखा ये नहीं पता चला? कैसी बात कर रहे हो यार, कल की क्लास नहीं की तुमने?
कल की क्लास में बताया नहीं, एरिया के लिए आप वाई डी ए लिखोगे अगर वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करे तो एक्स डी ए बाई डी ए लिखोगे। हाँ कुंवर बताओ भाई, रिवीजन नहीं कर रहे यार तुम लोग, रिवीजन नहीं करोगे तो मैं अच्छे लेवल की चीजें आपको कैसे सिखाऊंगा। अरे बोलो बाकी लोग बताओ, ये कल बताया था नहीं बताया था कि अगर तुम्हें सेंट्रॉइड ऑफ एरिया फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब बताओ कल अगर क्लास नहीं किए हो तो फिर कैसे समझ में आएगा। अरे कुंवर कैसी बात कर रहे हो यार, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं है मुझे कि तुम क्लास प्रॉपर नहीं करोगे, और अगर नहीं भी करते हो तो फिर रिकॉर्डेड देखना चाहिए ना, उसको रिकॉर्डेड देखना चाहिए ना। अप टू डेट रहो यार, बिल्कुल अप टू डेट रहो, ऐसा कोई भी रुक रुक के नेट चल रहा था तो रिकॉर्डेड देखना चाहिए ना बेटा। हो गया, डन हो गया तो बताओ आगे बढ़े, डन हो गया तो बताओ डन। देखिए अप्रोच मैंने बता दिए, अब कुछ बेसिक रिजल्ट्स मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। 2 नंबर देखिए, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें, राइट एंगल ओके रिकॉर्डेड आज अपलोड होगा चलो, लेकिन सबसे जरूरी तो होता है कि आप लाइव ही करें, रिकॉर्डेड तो बैकअप प्लान होता है आपके पास। ये x ये y, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया गया है, कुछ ऐसा देखो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं b और इसको हम बोलते हैं h। तो जब हम इसके लिए x बार और y बार फाइंड करेंगे तो यह आता है बेटा x बार इक्वल्स टू b बाई 3। अब ये हर किसी को डिराइव नहीं करेंगे हम लोग, उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये जो आपके पास में सेंट्रोइड आ रहा है वो आता है कुछ ऐसा यहां पर। सो ये होता है आपके पास में h बाई 3 और ये होता है बेटा आपके पास में b बाई 3। अगर यही राइट एंगल लेट से सपोज यही राइट एंगल बेटा ऐसा बना हुआ आ जाए, ये रिजल्ट्स याद रखने हैं आपको। अब डिराइव करके मैंने काफी कुछ बता दिया है और अभी 1-2 चीजें और आएगी जो मुझे बतानी पड़ेगी। इसमें भी सेम वही स्ट्रिप कंसीडर करके इंटीग्रेट करना है, तो आपको उस पर कोई काम नहीं करना कुल मिला के। सो ये है बेटा b और ये है h। तो देखो सेंट्रोइड इस जगह पर आया था, अगर इस जगह पर फिर से सेंट्रोइड मानूं मैं तो इस बार कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि ये हाइट जो है ये तो अभी भी h बाई 3 है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना ये बदल गई। ये जो डिस्टेंस है ये है बेटा b बाई 3, तो ये कितना हो गया 2b बाई 3। तो बेसिकली जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो तो ओरिजिन से लेंगे ना, तो ओरिजिन से ये बन गया बेटा 2b बाई 3 और y बार अभी भी कितना है h बाई 3। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये आएगा बेटा 2b बाई 3 कॉमा h बाई 3। तीसरा अगर मैं ट्राइंगल बात करूं यहां पर तो एक जनरल ट्राइंगल, किसके लिए बात की जाएगी अब? जनरल ट्राइंगल के लिए। 3 नंबर जनरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल था? ये राइट एंगल ट्राइंगल था। अब मैं बात कर रहा हूं जनरल ट्राइंगल के लिए। ये बेटा x है, ये y है। जनरल ट्राइंगल का मतलब है ऐसे 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 कुछ भी आ गया। ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हैं इसको हमने बोला x1 कॉमा y1, इसको हमने बेटे बोल दिया y2 कॉमा x2 कॉमा y2, इसको हमने बोल दिया बेटा x3 कॉमा y3, और ये है आपका सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा x बार ये होता है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बार इज y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3।
क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार जल्दी से नोट कर लो। और ये क्या चर्चा चल रही है आपस में? अपलोड हो गया है, ठीक है ठीक है। सर ए का एक्स बार क्या लिख रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा सूरज। देखिए हर एक रिजल्ट के डेरिवेशन होते हैं, पर सारे रिजल्ट के डेरिवेशन करने से किसी तरह का कोई फायदा है नहीं। तो कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको डिराइव करके बता दिए हैं, बाकी रिजल्ट्स आप लोग याद ही रखिए, अदरवाइज सारे रिजल्ट्स हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, एग्जाम में आपको ये रिजल्ट्स याद रख के ही जाने पड़ेंगे। हाँ सूरज क्या लिख रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लियर लिखो थोड़ा, क्या बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां डिराइव थोड़ी करना है मेरे को, तो सिर्फ नहीं। देखो डिराइव करने का आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब हर एक अगर एरिया में स्ट्रिप लेके डिराइव करने लग जाएंगे ना, तो आप अभी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपके पास में आने वाला है, उसमें भी जो रिजल्ट्स है वो हम लोग याद रखेंगे। मैंने कहा था कि एक अप्रोच मैं आपको बता दूंगा। अप्रोच मैंने एरिया मोमेंट ऑफ सॉरी एरिया के केस में सेंट्रोइड की बता दी, और लाइन के केस में भी, कर्व के केस में भी सेंट्रोइड की अप्रोच मैंने आपको बता दिया। तो बेटर ऑप्शन कि आप अप्रोच के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, हर एक रिजल्ट को डिराइव करना अपने लिए पॉसिबल है नहीं। ये 12th क्लास में आप लोग पढ़ा करते थे, अगर आपको याद हो तो थोड़ा बहुत। सो उस रिजल्ट्स को डिराइव करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। सो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपको, हाँ कोई दिक्कत नहीं भी किया हो तो अब कौन सा 12th के एग्जाम में जाओगे भाई? नोट कर लो तो डन लिख के भेजो बेटा। नोट कर लो तो जल्दी से डन लिख के भेजो। नहीं किया प्रिंस लिखो। देखो तुम प्रिंस इतने बड़े बड़े मैसेज टाइप करने में टाइम वेस्ट करते हो। डन, चलिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक पॉइंट लिखा था, अगर आपको याद हो तो, सर्कुलर आर्क। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर 4 नंबर पॉइंट फॉर सर्कुलर सेक्टर। क्या फर्क है दोनों में? कोई बताएगा दोनों में क्या फर्क होता है? सर्कुलर आर्क और सर्कुलर सेक्टर में क्या फर्क होता है? कोई भी आप में से? सर्कुलर आर्क एंड सर्कुलर सेक्टर में क्या फर्क होता है? सर्कुलर आर्क
रिंग जो होता है बेटा, रिंग उसका हिस्सा होता है सर्कुलर आर्क। डिस्क जो होता है उसका हिस्सा होता है सर्कुलर सेक्टर। मतलब ये रिंग जो है, मान लीजिए ये रिंग जो आपने उंगली में पहन रखी होगी, अगर इसका एक टुकड़ा आप ले लेंगे तो ये जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं सर्कुलर आर्क। और जो पिज्जा आप लोग खाते हैं, उस पिज्जा का अगर आप एक टुकड़ा बाहर निकाल लेंगे, क्लियर है, तो इसको क्या बोला जाएगा, सर्कुलर सेक्टर। बोल दीजिए एक बार यस और नो, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें इस सर्कुलर सेक्टर के लिए, तो इसके लिए जो आपके पास में एक्स बार आने वाला है, वो एक्स बार आपके पास में आता है आर साइन एल्फा डिवाइडेड बाय एल्फा। याद कीजिए ये सर्कुलर आर्क के लिए आया था, बस इसके अंदर आ जाता है 2/3, एक पार्ट आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से वाई बार, जितना एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे, तो बाय सिमेट्री से ये कितना आ जाएगा, 0। सो आपके पास में जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2/3 आर साइन एल्फा डिवाइडेड बाय एल्फा कॉमा 0। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट है। अगर मान लीजिए इस केस को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कैसे चेंज करूंगा, मैं इस सर्कुलर सेक्टर को देखिए, ये x है और ये आपके पास में y है। मान लीजिए हमने कंप्लीट आधा हिस्सा ले लिया किसी डिस्क का, ठीक है, तो ऐसे में आप कहेंगे कि सर ये जो एंगल है ये कितना है, अल्फा π/2, और ये जो एंगल है ये कितना है सर, ये भी कितना है, π/2। तो जो x बार आपके पास में आएगा बेटा, जो x बार आपके पास में आएगा वो बन जाएगा 2/3 आर साइन π/2 डिवाइडेड बाय π/2। सो ऐसे में बेटा x बार जो आपके पास में आएगा साइन π/2 मतलब 1, और ये बन जाएगा 4r डिवाइडेड बाय 3π, और y बार जो है वो कितना हो जाएगा, 0। और y बार जो है बेटा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, 0। ऐसे में ही अगर ये हाफ हिस्सा ऐसे y एक्सिस पर आ जाता है, किधर बनाए यार, इधर ही बना देता हूं, थोड़ी सी जगह निकाल के, ये लो। मान लीजिए ये केस जो है इसको थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, मतलब जितने केस मैं आपको बता रहा हूं आप उतने केस भी अगर याद कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन उसमें से बाहर कहीं नहीं जाएगा। इवन उतने केस की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेकर चल रहे हैं। ये बेटा π/2 है, ये आपका π/2 है, तो ऐसे में x बार क्या हो जाएगा, 0, लेकिन y बार जो आएगा हमारे पास में वो कितना हो जाएगा, 4r डिवाइडेड बाय 3π। तो यहां पर आ गया 0, 4r बाय 3π। यहां पर देखिए ये बन जाएगा 4r बाय 3π, 0। तो ये सेंट्रॉइड है इसके लिए, और ये सेंट्रॉइड आपका इसके लिए। याद ही नहीं रहता, अपना नाम कैसे याद रहता है भाई? अगर तुम्हें JN बनना है तो याद तो रखना ही पड़ेगा ना। क्लियर है इतनी बात? सो ये हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है सर्कुलर सेक्टर। ये याद रखना है, ये याद नहीं रखना, ये तो वहां पुट करके देखना है कि अगर वो अल्फा को 90 डिग्री दे रहा है तो 90 मतलब π/2 पुट करो, 45 डिग्री दे रहा है मतलब π/4 पुट करो। क्लियर है? अरे सब ये सारी चीजें जो है ना बेटा एक दूसरे से लिंक है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करो, चीजों को याद रखने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे सर मैं इसको वहां डिराइव कर लूंगा ना, तो आप सिर्फ इसी को डिराइव कर पाओगे और उतने में आपके 10 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो इसको डिराइव करना पॉसिबल ही नहीं है। वो हमको पता है ना कौन सी चीज जो काम आ सकती है, कौन सी चीज काम नहीं आ सकती। एट द लास्ट ये जो रिलेशन है इसको आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, और जब इसको साथ लेके जाओगे और जब बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां बहुत सारे केसेस में ये रिलेशंस यूज होते हैं। इवन आप मानोगे नहीं, आप जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं ना, वो भी पूरा का पूरा सेंट्रॉइड पर डिपेंडेंट है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए ये जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आंख बंद करके याद रखते हैं ना, ये एक्चुअल में सेंट्रॉइड के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे इसको लिखा जा रहा है,
ठीक है। सो आएगी, सारी चीजें आएगी, तो एफ एम क्यू बहुत सारी चीजों में ये सारी चीजें काम आने वाली है, लेकिन आप लोग नोट कीजिए, तो जो काम की चीजें उसके ऊपर फोकस कीजिए। याद तो सब कुछ रखा जा सकता है सूरज, बस तुम्हारी नीयत होनी चाहिए याद रखने की। अगर तुम याद रखना चाहोगे तो सब कुछ याद रखा जा सकता है। और तुम ऐसा सोचोगे कि नहीं मुझे याद रखना ही नहीं है, तो फिर भगवान भी आपको याद नहीं करवा सकता। एक बार जूम कर दें, अभी ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है? शाम तक अपलोड हो जाता है वीडियो, सेम डे ही अपलोड हो जाता है वैसे। अब शाम तक देख लेना, शाम तक वीडियो मिल जाएगा आपको। डन, इधर वाला भी लिख लो। लास्ट फिगर कौन सा रह गया यार तुम्हारा? कुछ एक आध पॉइंट रह भी जाए तो चिंता क्यों करते हो, मैं स्क्रीनशॉट भी तो दूंगा ना, उतनी सी जगह छोड़ दिया करो। फिर ऐसे ढूंढने में कि ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, तो एट द लास्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा कुंवर, चिंता मत करो। और तुम तो कुंवर साहब हो यार, तुम्हें क्यों फिगर बनाना है? तुम तो फिगर बनाने के लिए आदमी रख रखे होगे ना वहां पे, वो डायग्राम बना रहा होगा तुम्हारा। डन। दो लास्ट फॉर्मूले और बच गए हमारे पास में। कौन सा नंबर था जो भी नंबर चल रहा था, कौन सा नंबर है? 4 नंबर, ये है बेटा 5 नंबर। फॉर सेमी इलिप्टिकल एरिया, ये कैसा होता है देखो। सेमी इलिप्टिकल एरिया की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा एलिप्स होगा आपके पास में। क्या क्या लिखते जा रहे हो यार?
सर अनुसर सुनाते थे खूब। अरे वो सब छोड़ो, तुम इधर कंसंट्रेट करो काम की चीजें। ये आपके पास में पॉइंट ए है, सॉरी ये लेंथ आपके पास में कितनी है, मतलब मुझे लगता है तुम लोग डाउट लिख रहे हो, तुम तो पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हो उसके अंदर। और ये जो लेंथ आपके पास में है बेटा वो बी है। ये सेमी इलिप्टिकल एरिया हम लोगों ने लिया है। ये क्या लिया है, अभी थोड़ी देर पहले कल कोई बोल रहा था आशुतोष सर खूब डांटते थे, अभी बोल रहे हो अनुज सर खूब सुनाते थे। इसका मतलब वो स्पेशली डांट रहे या सुना नहीं रहे, तुम लोगों का काम हो चुका है अभी डांट सुनना, ये सब चीजें हैबिट बन चुकी है अब तुम्हारी। सो इसके लिए अगर आप सेंट्रोइड फाइंड करेंगे तो बेटा ये सेंट्रोइड आएगा x बार इक्वल्स टू 0। 0 क्यों आएगा, आप देखिए y एक्सिस के उधर इतना एरिया है और y एक्सिस के इधर भी उतना ही एरिया है। अगर हम लोग बात करें y बार, तो जब ये y बार आप फाइंड करेंगे बेटा ये आएगा 4b डिवाइडेड बाई 3 पाई। बहुत कम चांसेस है इस तरह के फॉर्मूले पूछे जाने के, जो पहले वाले फॉर्मूले थे उनके पूछे जाने के चांसेस आपके पास में ज्यादा होते हैं। इसके चांसेस ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि बहुत कम, नेग्लिजिबल मान सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि क्या पता एग्जाम के अंदर आपसे इस बार यही पूछ लिया जाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पैराबोला के लिए, अब पैराबोला को या एलिप्स को, इसको तो आप वैसे भी डील नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको इनकी बेसिक इक्वेशन भी याद नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं रिजल्ट आपको दे रहा हूं कि एटलीस्ट अगर रिजल्ट बेस्ड प्रॉब्लम जब आएगी तो वहां पर आप परेशानी में ना पड़ जाओ। सो ये है वो पैराबोला, ये आपका एरिया है। देखिए एरिया कौन सा कंसीडर किया गया है, पैराबोला से इधर। ये फॉर्मूला डियर डायरेक्ट पूछेगा, वही तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। आप लोग सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। जब फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि ये आपके पास में केस है जिसके लिए सेंट्रॉइड आपको बताना है, तो सेंट्रॉइड के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, वो आपको बताने। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेट करो, बीच बीच में फिजूल की बातें मत करो। कोई बोल रहा है ये सर डांटेंगे, कोई बोल रहा है ये पूछेगा, जब मैं लिखने का मौका दूं ना उस टाइम पर आप कमेंट किया करो। अभी सिर्फ और सिर्फ आप बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। जब ये कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं होगा ना, और उसी के बाद आप लोग सिली मिस्टेक करते हो एग्जाम के अंदर, क्योंकि आप सोचो जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम पर आप 2 लाइन का मैसेज टाइप कर रहे हो, अब आपका पूरा ड्यूरेशन, पूरा दिमाग उसी के अंदर चल रहा है कि भैया हम क्या टाइप कर रहे हैं, फिर मुझे भी वो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कॉन्सेंट्रेट करो, फिजूल की बातें छोड़ो। जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूं नहीं ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा, तो भी क्या मिल गया तुम्हें, कुछ नहीं मिलेगा ना। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। आप देखना सर खुद ही बीच बीच में ये बातें बोलते रहते हैं, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। सो ये जो आपके पास में पैराबोला आ रहा है, इसका एरिया, अब देखो मैं क्लियरली यहां पर शेडेड किया हूं कि इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है। आप इस एरिया की चर्चा नहीं कर सकते हो, इसके लिए फिर से आपको इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए पॉसिबल है नहीं। तो इस एरिया की चर्चा हो रही है, अगर इस एरिया की बात की जाएगी तो यहां पर जो बेटा x बार आपके पास में आएगा वो होता है 3b डिवाइडेड बाय 4। ये कितना आएगा आपके पास में, 3b डिवाइडेड बाय 4। और इसी तरीके से अगर आप y बार कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आएगा 3h डिवाइडेड बाय 10। सो ये आपके पास में सेंट्रॉइड के लिए रिलेशन होता है। अगर सेंट्रॉइड आपसे पूछा जाए तो आप यहां देख सकते हैं 0,4b डिवाइडेड बाय 3 पाई, और यहां अगर आप देखेंगे तो ये आएगा बेटा 3b अपॉन 4, 3h अपॉन 10। तो ये कुछ बेसिक रिलेशंस है, लेकिन रिलेशंस अभी खत्म नहीं हुए। मैं फिर बोल रहा हूं रिलेशंस अभी खत्म नहीं हुए हैं, ये सेंट्रॉइड के रिलेशंस है, लेकिन अभी तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले भी तो बचे ना। तो ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इसके अंदर ये जो 2 चैप्टर है, कौन सा, पहला चैप्टर आपका COL, COA, COV, COM, COG, यहां पर यहां तक के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी हम लोग नया चैप्टर जो चालू करेंगे उसके अंदर आएगा आपके पास में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग सीखेंगे कैसे फाइंड किया जा रहा है, बट एट द लास्ट डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर जब आप सोम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर सर ने बोला होगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो IXX है वो आपका होता है π/64d4। बोलो याद किया था नहीं किया था? यूज किया था ना वहां पर? हाँ, तो ये डायरेक्ट काम में आती है चीजें, लेकिन ये होती क्या है वो हमें समझना होता है। पर ऐसा नहीं होता कि लाइक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए आई की जरूरत पड़े तो आप बैठ के वहां डिराइव कर रहे हो, नहीं, ये चीजें डायरेक्ट आपको लेकर जानी होती है। बस इसकी एक अप्रोच दिमाग में रखो कि अच्छा ऐसा करके ये सब चीजें आई होगी। सो जब
COL की बात हो रही तो मैंने कहा कि आप एलिमेंटल लेंथ लेते हो, जब COA की बात आएगी तो मैंने कहा एलिमेंटल एरिया लेते हो, स्ट्रिप लेते हो। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी होती है, पर ये जो केसेस आते हैं ना, इनके रिलेशन तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना वो सबसे सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन था। और जब हम लोग कुछ अच्छा, जैसे ट्राइंगल की बात कर रहा था अभी सूरज बोल रहा था सर ट्राइंगल वाला आप बताओ कैसे आएगा ये, तो उसके अंदर पहले आप स्ट्रिप लेने के बाद सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे, फिर बोलोगे सर सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी नहीं आती है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वहां से निकल के कहीं और चले जाओगे आप। इसलिए जिस डायरेक्शन में आपके गुरुजी लेके चल रहे हैं ना उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओ। नोट कर लीजिए बेटा एक बार जल्दी से। फिर एक लास्ट प्रॉब्लम भी बता देता हूं कि अगर प्रॉब्लम वो पूछना चाहें तो कैसी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं और वो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना चाहें, जैसे मान लो एसएससी मेंस में आप चले जाओ, सो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे बनाई जा सकती है वो भी आपको बता देता हूं। अच्छा, मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। ऑप्शन ही क्या है तुम्हारे पास बताओ। जब आप पढ़ने आते हो ना तो आपके पास में दो ही काम होते हैं, या तो सामने वाला जो समझा रहा है उसको समझ लो, या फिर सामने वाला जो समझा रहा है उसी से पूछते रहो यही आएगा क्या, यही आएगा क्या। अगर ये नहीं आता तो वो क्यों पढ़ाता भाई। और जो इस चीज में लगे रहते हैं ना कि सर यही आएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं, आप तो ये भी बता दो, आप ऐसा मत करो, आप वो बता दो, उनके 6 से 8 महीने प्रिपरेशन के कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप जब एसएससी जेई या कोई सा भी स्टेट जेई का सिलेबस देखोगे ना बेटा, तो ये जो सिलेबस है ना जितना उन्होंने लिखा है उससे कम से कम डबल सिलेबस में करवा के जा रहा हूं आपको। उतना ही नहीं, उससे डबल। जब आप मैच करोगे, इवन आप एसएससी जेई का ही देख लेना, आप कहोगे सर ये सब चीजें तो उसने आज तक पूछी नहीं, लेकिन फिर भी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप बाकी एग्जाम में भी तो जाओगे ना। जैसे अभी एनएचपीसी का एग्जाम ले लो, 6 तारीख को जो एग्जाम है उसने क्लियरली लिखा है पूरा स्टैटिक्स पढ़ के आना, पूरा डायनामिक्स पढ़ के आना। हो गया नोट। इन चीजों पर आपको मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, उस टाइम पर आप चर्चा कर सकते हो। अभी तो आप पूरी क्लास में हो, तो क्लास का समय हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है। मैं चीजों को रिपीट नहीं करता, तो इन चीजों पर तो चर्चा कर ही नहीं पाएंगे। अभी आपको मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप किया करो अगर आपको कोई समस्या हो तो। क्लियर है? बढ़े आगे। आप करोड़पति हो जाते। चलिए देखिए, एक और कैटेगरी हमारे पास में क्वेश्चन की आ सकती है जिसके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने के चांस जो है वो बहुत कम है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब भी कहीं पर एग्जाम देने जाए या फिर कोई आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो आप ये ना सोचे कि यार ऐसा तो हमें कुछ बताया नहीं सर ने कभी। तो बस उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एग्जाम्पल बताया जा रहा है। एग्जाम में इस एग्जाम्पल के आने के चांसेस जो है ना वो उतने ही हैं जितने आपके प्रधानमंत्री बनने के हैं। सो ये आपके पास में एक्स एक्सिस है और ये आपके पास में वाई एक्सिस है। देखिए यहां पर आपको जो दिया गया है उसको जरा ध्यान से देखो। एरिया दिया गया है, कंपोजिट एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं।
हालांकि इसका यूज होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं इसका यूज नहीं होता, लेकिन आपके एग्जाम में जो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं ना, ये एग्जाम्पल के आने के चांसेस जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। देखो कंपोजिट एरिया, कंपोजिट एरिया का मतलब होता है दो एरिया को मिलाकर कैसे एरिया बनाया जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कंपोजिट लाइन पढ़ी थी ना, दो लाइन को मिलाकर कैसे आपने एक लाइन बनाई थी। अभी कंपोजिट एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये देखो, ये आदित्य लिख रहा है 1%, आदित्य 1% चांस तो है अभी तुम्हारे प्रधानमंत्री बनने के, मानते तो हो तुम इस बात को ना। तो देखो ये बेटा एरिया नंबर 1 है और ये एरिया नंबर 2 है, क्लियर है। यहां पर ये दिया गया आपको 100 mm, ये दिया गया बेटा 20 mm, ये दिया गया आपको 60 mm, ये दिया गया है आपको 20 mm, ये दिया गया है आपको 40 mm। कॉमन सेंस है ना ये तो, कि भाई अगर ये पूरा 60 है, ये 20 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 40। अगर ये 100 है और ये 20 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 80 mm। क्लियर है। तो हमने कहा कि अगर मैं फाइंड करूं एरिया नंबर 1 को, इसको एरिया नंबर 1 को यहां तक मान लिया हमने, तो हमने कहा सर अगर एरिया नंबर, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट एरिया, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट एरिया। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूं बेटा एरिया नंबर 1 कितना है, तो आप कहेंगे सर ये है 100 mm मल्टीप्लाई बाय 20 mm, तो ये आ रहा है बेटा 2000 mm स्क्वायर। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे बेटा इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बोल दो। अगर A2 एरिया नंबर 2 को मैं फाइंड करना चाहूं तो 40 mm मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ गया बेटा 800 mm स्क्वायर। परफेक्ट है यहां तक। अच्छा कितने एरिया है, आपको क्वेश्चन में कितने एरिया दिखाई दे रहे हैं बताओ जरा। क्वेश्चन में कितने, 2 एरिया काउंटेबल है ना। ये 3 वाले को पकड़ो तो जरा, कौन है ये 3 वाला, मोहित कैलकुलेटर से काउंट कर रहे हो तुम, हाँ 2 एरिया है सिर्फ। काउंटेबल है, काउंटेबल है तो इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन है समीशन यूज किया जाएगा। तो एक्स बार का जो फॉर्मूला बेटा यूज होगा वो होगा आपका a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। y बार का बेटा जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 a2। समझ में आ गई बात, बोलो यस और नो, यस और नो सभी स्टूडेंट्स। सर ये 60 और 80 को भी एक एरिया समझ लिया, अच्छा 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 ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं इसके, इस एरिया 1 नंबर एरिया के सेंट्रॉइड की। 1 नंबर एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा बेटा वो मुझे बता दो एक बार कितना होगा, सेंट्रॉइड ऑफ 1 नंबर। आप कहेंगे सर एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये एरिया है, ये मान लीजिए बी है, ये एच है, तो सर ने बताया है क्या होता है b/2 h/2, यही तो होता है, यही तो होता है। बोलो यस और नो, यस और नो। तो आपने बोला सर दिस डिवाइड बाई 2 इज 50 कॉमा दिस डिवाइडेड बाई 2 इज 10, 50 कॉमा 10, 50 कॉमा 10, क्लियर है। अब मुझे बताओ 2 नंबर का सेंट्रॉइड क्या होगा, 2 नंबर का सेंट्रॉइड क्या होगा, यह आपको बताना बेटा। अभी पता चलेगा कितने लोग आप में से स्मार्ट लड़के हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो नींद में क्लास कर रहे हैं। टेन कॉमा 30 कॉमा 10, 40 कॉमा 10, मधु कुमारी
एंड सूरज, श्रवण, प्रहर्ष, ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बेटा एरिया नंबर 2 कौन सा है, ध्यान से देखो, सब मिक्स मत करो बेटा, ये है एरिया नंबर 2। हमने कहा सर ये इसका सेंट्रॉइड है, तो आपने कहा सर इसका आधा कर दो और इसका आधा कर दो, तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है 10। तो आपने बोला सर C2 के लिए x जो आ रहा है वो तो 10 आ रहा है। हमने कहा ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, यहां देखो, यहां गलती खा गए, 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हाइट तो 20 होगी, लेकिन ये 20 कौन भूल गया, x एक्सिस तो ये है ना, तो यहां से जब हाइट लोगे तो 40 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 20 है, लेकिन ये हाइट भी तो काउंट करनी पड़ेगी ना, 10,40 आएगा, 10,40 आएगा। बेटा x एक्सिस से दोगे ना कोऑर्डिनेट, तो ये बात आपकी सही है कि सर 40/2 करना है तो यहां 20 आ जाएगा, लेकिन जब आप x कोऑर्डिनेट दोगे या y कोऑर्डिनेट दोगे तो यहां से दोगे ना, y कोऑर्डिनेट कहां से दोगे, x एक्सिस से मेजर करके दोगे ना, तो ये तो 20 है, पर ये हाइट भी तो मेजर करनी पड़ेगी 20, तो ये इसका कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 10,40 आएगा। यहां गलती हो जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए क्वेश्चन करवाया था कि इस तरह की मिस्टेक ना हो। हाँ, धोखा खा गए ना। चलिए, तो अगर x बार की हम बात करेंगे तो a1 कितना है, a1 है सर जी 2000। x1 कितना है बेटा, x1 कहां है भाई, x1 ये रहा, x1 50 प्लस a2 कितना है बेटा 800 और x2 कितना है 10 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 800। जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। मेरे पास में भी कैलकुलेटर है, आपके पास में भी कैलकुलेटर है, सभी लोग कैलकुलेटर खेलो और आंसर बता दो जल्दी से। 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 800 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2000 प्लस, ये आ रहा होगा 38.57 mm, 38.57 mm। इसी तरीके से अगर आप ये फाइंड करेंगे तो a1 कितना है बेटा 2000, y1 कितना है 10 प्लस ये कितना है बेटा 800, y2 कितना है 40 डिवाइड बाय 2000 प्लस 800। ये आप लोग कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। 18.57। तो ये वो वर्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है और जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टिल मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसीलिए करवा रहा हूं ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसा बिल्कुल ना लगे कि यार इस तरह की चीजें तो हमने पढ़ी ही नहीं है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस क्वेश्चन के आने के चांसेस है जो पहले हमने पढ़े थे फॉर्मूलाज, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपसे नहीं पूछा जा सकता। लेकिन फिर भी वर्स्ट सिनेरियो के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि ये पूछा नहीं जा रहा, पर एटलीस्ट एक एग्जांपल दिमाग में रखो, अगर सामने आ जाए तो हम लोग गलती ना करें। जैसे मान लो वो ऐसा कंपोजिट सेक्शन बना के आपसे पूछ ले, दूसरे वाले के लिए बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंट्रॉइड क्या होंगे, तो आप तो गलती कर दोगे ना, उसमें 10,20 लिख दोगे ना। इस वजह से मैंने एक बार सॉल्व करवा दिया, तो ये 10, क्या हो गया 40। आपको समझ में आ गया कैसे आया 10,40। नोट कर लीजिए इसे एक बार, नोट कर लीजिए इसे एक बार।
नोट करके डन लिख कर भेजिए। हाँ उसमें आएगा, उसमें आएगा एज अ मैकेनिक्स। ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनता, सोम में तो आएगा ही ना। मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब सोम में आप पढ़ोगे तो सोम पर्सपेक्टिव से वहां पर ये जो पार्ट है आई सेक्शन टी सेक्शन, इसके लिए आप कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। वहां पर आपको सर फिर से कैलकुलेट करना भी तो सिखाते हैं ना। जो पार्ट मैं बता रहा हूं वैसे तो ये मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि जितना सिलेबस लिखा है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा नहीं, उससे 50% एक्स्ट्रा मैं आपको देके जा रहा हूं। वो इसीलिए देकर जा रहा हूं क्योंकि दूसरे मैकेनिक्स में पढ़ना है तो पढ़ा दिया ना। कोई और दिक्कत है तो बताओ। अब कोई सा भी कंपोजिट एरिया फाइंड कर सकते हो ना। हाँ सूरज, कंपोजिट एरिया आप कैसा भी हो फाइंड कर लोगे ना। कोई समस्या तो बताओ। नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने बोला है मैकेनिक्स में पढ़ाना, फिर भी हमने मैकेनिक्स में पढ़ाया ना, तुम इसी काम में लगे रहोगे हमेशा। किस चीज की बात कर रहे हो सूरज? अगर आपके पास में किसी भी तरह का बेटा कंपोजिट सेक्शन आता है, अगर मान लो ऐसा आ गया फॉर एग्जाम्पल मान लो, इसमें इतनी टेंशन लेने की तो कोई चीज ही नहीं है ना। मान लो ये आ गया फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो ये लो एक मान लो वाई एक्सिस, एक मान लो एक्स एक्सिस। ऐसे नहीं मानना तो ऐसे मान लो भैया, एक मान लो वाई एक्सिस, एक मान लो एक्स, जहां मन करे वहां मानो। इसका सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हो भाई। अगर सोम वाले सर ने कहा मैकेनिक्स वाले पढ़ाएंगे तो मैकेनिक्स वालों की बात भी सुनो, वो बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हम तो सारा प्रोडक्शन वाले भी बोले ना कि कुछ ये कास्टिंग जो है मैकेनिक्स में बताएंगे सर, तो वो भी बता देंगे सर, चिंता मत करो। इसका सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे सर? b/2 h/2। इसके कैसे फाइंड करेंगे? b/2 h/2। ठीक है, इसका सेंट्रोइड मिल गया, इसका सेंट्रोइड मिल गया। अब क्या करना है बेटा? अब क्या करना है? ये फॉर्मूला लगा दो। बोलो सूरज, लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? किसी ने बोला आई सेक्शन का भी मैकेनिक्स वाले सर बताएंगे, तो मैकेनिक्स वाले सर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? ये लो, सब बताएंगे सर, चिंता मत करो। अगर एमडी वाले सर ऐसे बोल के गए कि क्लच भी सर पढ़ाएंगे, ब्रेक भी सर पढ़ाएंगे, तो वो भी सर बताएंगे। हम किसी के भरोसे छोड़ के नहीं जाएंगे कोई टॉपिक। क्या करना है बेटा? एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, ये एरिया है, इसके लिए फाइंड कर लो h/2 से और b/2 से, कर लोगे। इसके लिए फाइंड कर लो h/2 से और b/2 से, कर लोगे। इसके लिए फाइंड कर लो h/2 और b/2 से, कर ही लोगे आप इतना तो। एक्स बार के लिए तीन एरिया आ गए ना बेटा, तीन एरिया आ गए तो आप लिखेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। बोलो यस और नो। अच्छा, टॉम वाले सर भी बोले थे, एक बार मेरी शक्ल ध्यान से देखो। तो मैं टॉम वाला सर नहीं लग रहा हूं बेटा? मैकेनिक्स और टॉम तो एक ही चीज है। तो टॉम वाले सर को तो पता है ना कि मैकेनिक्स उन्हीं को पढ़ाना है।
ये सूरज पकड़ा गया। आप बताओ इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई सा भी एरिया हो बेटा बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी एरिया हो किसी भी तरह का बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। ऐसा कुछ है ही नहीं जो सर नहीं बताएंगे, सर सब बताएंगे। नहीं, अब मैं सूरज को 2 मिनट और टॉर्चर करूंगा। मान लो सूरज, मान लो कभी कोई ऐसा कुछ एरिया आ जाता है, ऐसा कुछ एरिया आ जाता है। सर सोम एंड टॉम नहीं पढ़े हैं। हाँ अरे कोई बात नहीं। मान लो कुछ ऐसा कोई एरिया आ जाता है, और ऐसा नहीं, मैं तो बोलता हूं इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करो, और गंदा सा एरिया बनाओ। आपको ऐसा लगे, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अच्छा इतना खराब एरिया भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ये लो ऐसा कोई एरिया आ गया, तुम आई सेक्शन टी सेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं देखो क्या बता रहा हूं। सुन लो आप 2 मिनट सुन लो। अगर ये एरिया आ गया तो क्या करेंगे? ये y, ये x। 2 मिनट की बात आप सुन ही लो, जब सूरज ने बोला है तो इस तरह के एरिया में क्या खास बात है? यहां से आपने कटिंग कर दी एक, तो आप पहले तो इसको पूरा एरिया मान लो 1, इसको एक पूरा एरिया मान लो 2, फिर इस छोटू भैया को 3 एरिया मान लो। इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना सिखाया ना, इस एरिया का, सर्कुलर सेक्टर का। इसका सेंट्रॉइड b/2 h/2 से फाइंड करो, इसका सेंट्रॉइड राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड करो, और फाइंड करने के बाद में लिखो x बार बराबर a1 x1 प्लस a2 x2। ये एरिया है नहीं, ये एरिया गायब हो गया है, गायब हो गया, गायब। जब ये गायब हो गया तो लिखेंगे -a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 माइनस a3, है ना? बोलो अभी कर लोगे ना? किसी भी तरह का केस आए, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई समस्या होनी चाहिए। चलिए, तो ये कहानी थी आपकी COL, COA, COV, COM, COG, ठीक है। लेकिन देखिए बेटा, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो हम लोग इंटेंशनली छोड़ते हैं। हम वो हर एक चीज आपके सामने लेके आते हैं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि सर को सिर्फ उतनी ही बात पता है। अगर सर पूरी चीजें बताने लग जाएंगे ना, तो आप उस चीजों को अब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि यार क्या है ये सब चीजें। इसलिए हमेशा जो आप टाइम दे रहे हैं क्लास को, उसमें आपके सामने क्वालिटी कंटेंट आना चाहिए कि अगर हमने 1 घंटे 40 मिनट पढ़ा, तो इस 100 मिनट के अंदर वो हमारे 90 मिनट में एटलीस्ट वो कंटेंट आना चाहिए जो एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा। यही कोचिंग करने का तरीका होता है। अगर वो कंटेंट आपको नहीं मिला है और इधर उधर की चीजें चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपना समय वेस्ट कर देंगे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो भी नहीं समझ पाएंगे क्या पूछा जाएगा आपसे। सो होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कभी भी आपको जब सर ऐसा बोलते हैं कि यार ये डेरिवेशन समझिए, ये डेरिवेशन जो है वो काम का नहीं आपका, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर ने कुछ सोच समझ के उसको स्किप किया है। हाँ, क्लियर है? तभी तो ऐसा होता है कि JEN का अलग कोर्स होता है, गेट का अलग होता है, ESE का अलग होता है। वो क्यों होता है? वरना तो सबको एक साथ ही पढ़ा देते जब मैकेनिक्स ही पढ़ानी है तो। हाँ चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। अगर स्टिल कोई भी डाउट रहता है तो आप सभी के पास में मेरे नंबर है, आप मुझसे पर्सनली पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। मिलते हैं कल, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मजेदार तरीके से, जिससे वो कॉन्सेप्ट भी अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।